हेलो बेटा। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक आज हम शुरू करेंगे, हमारा 12th का ये पहला टॉपिक है बेटा। तो अब थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले बातें करते हैं बेटा। 11th में हम लोगों ने जो पढ़ा, मैकेनिक्स पढ़ी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, फ्लूइड पढ़ा और वेव पढ़ा। वहाँ पे हर चीज़ें बेटा हमको दिखती थी, मतलब जैसे कोई पार्टिकल मूव होता था या कोई ब्लॉक मूव होता था, वो सारी चीज़ें हमें आंखों से दिखती थी। लेकिन अब हम जो 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें आंखों से दिखेगी नहीं, हमें फील होगी। ठीक है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी हमें दिखेगी नहीं, हमें फील होगी। तो यहाँ पे बेटा जो टॉपिक होंगे हमें यहाँ पे समझने पड़ेंगे, फील करने पड़ेंगे। जैसे 11 में क्या था, जो भी चीज़ें होती थी वो हमें दिखती थी। ब्लॉक मूव कर रहा है, हम उसे देख सकते थे आसानी से। हम ऐसे डे टू डे अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी चीज़ें होंगी वो हमें दिखेंगी नहीं। तो जब दिखेंगे नहीं तो बेटा हमें फील करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमें दिखती नहीं है या मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखती नहीं। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा ये जो वीडियो है ये 12th के लिए, बोर्ड के लिए, CBSE ICSE सभी बोर्डों के लिए और JEE 2021 और नीट 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। उन बच्चों को इसको कवर करना चाहिए। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इस टॉपिक में बेटा हम चार्ज की वो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो वो रेस्ट पे जनरेट करता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम वो सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे चार्ज की जब वो रेस्ट पे होता है तो जनरेट करता है। मतलब यहाँ पे हमें चार्ज को रेस्ट पे रख के जो भी चीज़ें चार्ज के रेस्ट रहने पे होती होंगी सारी चीज़ें पढ़नी होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही है चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज बेटा, तो सबसे पहले एक बात तो समझ में आ गई, हमें यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है और इंटरेक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे हमने पढ़ा चार्ज एट रेस्ट। तो पहले तो सबसे बेसिक चीज़ें समझ लीजिएगा चार्ज क्या है। जैसे कोई चार्ज है बेटा क्यू, अगर वो एट रेस्ट है तो बेटा ये जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ठीक है, अगर ये चार्ज क्यू बेटा अगर मूव करता है किसी वेलोसिटी से तो बेटा ये क्या जनरेट करता है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन अगर चार्ज मूव करता है बेटा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। उसी तरीके से चार्ज बेटा अगर एक्सलेट होता है तो अगर चार्ज एक्सलेट होता है तो बेटा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट है और सम रेडिएशन भी। मतलब बेटा चार्ज की ये चीज़ें कर सकता है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वो हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा? ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। चार्ज जब मूव करता है तो चार्ज मूव करता है मतलब बेटा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज रेस्ट पे है तो केवल एक ही चीज़ जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ज जब मूव करेगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। जो कि इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? चार्ज के द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी वहाँ पे भी चार्ज मूव करता है। और उसके बाद चार्ज एक्सलेट होता है तो क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करेगा रेडिएशन। इसे हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये चार्ज की तीनों प्रॉपर्टी हमें 12th में पढ़नी है। मतलब आप समझ गए होंगे चार्ज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। ठीक है, और दूसरी बात फिर से बेटा चार्ज को भी हम देख नहीं सकते तो एक्सपीरियंस करते हैं हम खाली। तो बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ने जा रहे हैं तो हम यानी चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं? अभी इस प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं। इन दोनों को हम आगे कवर करेंगे। तो अब बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तो हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। यानी इस चैप्टर में हम चार्ज की वो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जब वो रेस्ट पे जनरेट करता है। वैसे अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है तो बेटा क्या लिखेंगे? इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पढ़ना, उसका इंटरेक्शन पढ़ना, वही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ बात करते हैं चार्ज। चार्ज होता क्या है, जो कि इस चैप्टर में सबसे पहले चार्ज से शुरू होता है। तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज क्या है बेटा? तो बेटा चार्ज को हम बोलते हैं, जो चार्ज है वो क्या है बेटा? अगर हम चार्ज की डिफिनेशन लिखें या चार्ज के बारे में पूछे तो चार्ज के बारे में सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं बेटा, चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। क्या लिखेंगे? इट इज़
इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बेटा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब होता है, मतलब बेटा जैसे मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास था, आप ये नहीं बता सकते मास कैसे आया। अच्छा एक्चुअल में चार्ज क्या है बेटा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जो खुद से आती है, जैसे मास कैसे बना हम ये नहीं जानते, वैसे चार्ज भी क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बस होता है, कैसे बना हम नहीं जान सकते। यानी चार्ज के बारे में हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि चार्ज है क्या, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब किसी मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जो चार्ज है वो क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे मास अपने आप आता है वैसे चार्ज भी अपने आप आता है। तो चार्ज को कहीं से, मतलब चार्ज किसी चीज़ से मिलकर बना नहीं है, चार्ज अपने आप में क्या है, चार्ज है। जैसे मास होता है, मास को आप मास ही बोलते हो, वैसे चार्ज को भी आप चार्ज बोलोगे। ठीक है, तो चार्ज की अगर हमें डिफिनेशन लिखने दें तो हम लिखते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या ये भी लिख सकते हैं इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, विच गिव्स, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। उसके बाद बेटा जो नेचर होता है उसमें चार्ज दो तरह के पाए जाते हैं, जो भाई हमको पता है वो चार्ज दो तरह के पढ़े हमने। क्या कौन से बेटा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। चार्ज के कितने टाइप पढ़े हमने बेटा, 2 टाइप, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मतलब बेटा पॉजिटिव, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव। मतलब चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब बेटा प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, प्लस चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें प्लस ई चार्ज होता है, इसमें माइनस ई। अभी ई क्या होता है बेटा, अभी ये समझ लो ई होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के पास कितना होगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो बेटा ये दो तरह के चार्ज। अब बात आती है कि बेटा कि ये चार्ज जो है इनका पॉजिटिव नेगेटिव नाम क्यों पड़ा। तो बेटा एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बेटा इसके नाम दिया था चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव नाम। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया था। क्यों दिया था उसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी मैं आपसे बता दे रहा हूँ। जो होता क्या बेटा, जब चार्ज डिस्कवर होते तो 2 टाइप के थे। क्या थे, जब चार्ज डिस्कवर तो 2 टाइप के थे। मान लिया एक टाइप ए था, एक टाइप बी था। तो जब टाइप ए टाइप बी था तो उन्होंने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये देखा कि बेटा जो ये सेम चार्ज होते हैं, मतलब अगर सेम ले रहा हो तो होता क्या है, वैसे एक दूसरे को रिपेल करे, सेम अपोजिट है, सॉरी अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उन्होंने देखा जब हम सेम चार्ज को बढ़ाते हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है बेटा, सेम रेशियो में इंक्रीज कर जाता है। जैसे यहाँ पे F लग रहा होगा, ये दोनों F फोर्स लगा रहे होंगे, तो डबल होने पे कितना हो जाएगा, ये 2F लगाएगा, ये भी 2F लगाएगा, यानी फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2F फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो फोर्स इसी रेशियो में बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक बिहेव कर रहे थे, मतलब एल्जेब्रा की तरह चार्ज को बढ़ाने पर फोर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, मतलब एल्जेब्रिक बिहेव कर रहे थे। जब भी कोई एल्जेब्रिक चीज़ बिहेव करती है, तो अगर एल्जेब्रिक बिहेव करती तो 2 अगर अपोजिट चीज़ हमें लेनी होती तो हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। मतलब जो चार्ज थे बेटा वो एल्जेब्रा की तरह बिहेव कर रहे थे। और एल्जेब्रा में 2 अपोजिट चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, मैथ में 2 अपोजिट चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया। किसने दिया बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेटा हमने क्या, चार्ज क्या बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देता है। ठीक है, दूसरी बात 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेटा प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। नाम किसने दिया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखो बेटा, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं बेटा। अब बात आती है कि भाई चार्ज कहाँ मिलता है। तो हमने कहा बेटा जो एक कोई भी मैटर है बेटा वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना है, एटम। तो एटम में क्या होता है बेटा, एटम में क्या होता है बेटा, एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो बेटा जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर रोटेट करते हैं। तो बेटा हमने ये देखा जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन किसी भी आइटम के न्यूक्लियस में इनबिल्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन क्या चारों ओर क्या कर रहा है, यूसीएम कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 11th में आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो
इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं, जबकि प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा दो तरह के चार्ज होते हैं, क्या, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है बेटा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। कोई भी मैटर है, वो एटम क्या मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जैसे मार्कर है, सब चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई हैं। और हर एटम के सेंटर में क्या है बेटा, एक न्यूक्लियस है, उसके चारों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। जो प्रोटॉन कहाँ पे आता है, उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों सर्किल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, तो अब बात आती है बेटा, अगर हम इसी में बात करें, अब हम बात करते हैं किसकी, ये तो हो गया बेटा चार्ज होता क्या है ना, कितने टाइप का होता है और क्यों पॉजिटिव निगेटिव ही होता है। अभी तक मैंने बताया चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव निगेटिव, और उसका पॉजिटिव निगेटिव ही क्यों कहा गया और कहाँ पाया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। आप पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, आप सबने सुना होगा बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्जेस आर, ये बहुत आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, मैं रफ करने के लिए रुक नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मैंने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी भाई, लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी में बात करते हैं बेटा कि जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा वो स्केलर है। स्केलर मतलब बेटा जो कि अभी मैंने बोला ना, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब एल्जेब्रिक होता है, मतलब मैथ की तरह होता है। क्यू प्लस क्यू टू क्यू हो जाता है, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाता है, मतलब नॉर्मल जबरा की तरह होता है, वेक्टर एडिशन नहीं होता है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या लिखेंगे, चार्ज आर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ आगे, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जो चार्ज होता है बेटा वो क्वांटाइज होता है, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको हेडिंग डाल देते हैं, चार्ज आर क्वांटाइज। क्वांटाइज, अब देखो बेटा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो क्वांटाइजेशन थ्योरी ये कहती है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा, इंटीजर मल्टीपल होता है, क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ही। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ही। मतलब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। मतलब एन यहाँ पे क्या है, एन बिलोंग टू इंटीजर, यानी एन की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 1 2 3 4 5 ऐसे होती है। तो क्वांटाइजेशन थ्योरी ये कहती है बेटा किसी भी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा, क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब ई क्या है बेटा, ये है स्मॉलेस्ट, ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो ई क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। और तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा क्या होगा बेटा, वो इंटीजर मल्टीपल होगा। मतलब यानी चार्ज क्या क्या हो सकता है, यानी क्यू की वैल्यू या तो ई होगी, प्लस माइनस ई होगी, या प्लस माइनस 2e होगी, या प्लस माइनस 3e होगी, ऐसे डॉट डॉट डॉट। यानी ई और 2e के बीच में कोई चार्ज नहीं हो सकता, 2e और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती। अब ई क्या है बेटा, आपको मैंने बताया स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो यानी क्वांटाइजेशन थ्योरी ये कहती है किसी बॉडी पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हो सकती है वो कितनी हो सकती है बेटा, किसी बॉडी पे जो स्मॉलेस्ट चार्ज हो सकता है वो क्या हो सकता है, एन ही हो सकता है, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी चार्ज की वैल्यू हमेशा ई के इंटीजर मल्टीपल में मिलेगी आपको। यानी अगर कोई आपसे कहे इस बॉडी पे 2.5 ई इलेक्ट्रॉन चार्ज है, अगर कोई आपसे कहे इस बॉडी पे 2.5 ई चार्ज है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है बेटा
ये भाई क्वांटाइजेशन थ्योरी ने ये कहा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ई है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इससे छोटे चार्ज नहीं मिल सकते क्या? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या इससे छोटे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्या? तो बात ये आती है बेटा, अगर इससे छोटे चार्ज मिल जाएंगे तब तो क्वांटाइजेशन थ्योरी फेल हो जाएगी। अगर जो कि क्वांटाइजेशन थ्योरी कह रही है कि जो किसी बॉडी पे चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब उसने ई को स्मॉलेस्ट यूनिट माना है। अगर इससे छोटा होगा तब तो क्वांटाइजेशन थ्योरी फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता होगा। लेकिन बेटा फिर भी दो ऐसी चीज़ें जिनको हम, इनसे छोटे चार्ज होते हैं जिनको हम क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। अब ये क्वांटा जो होते हैं बेटा ये दो होते हैं, एक होता है प्लस माइनस E/3 और दूसरा होता है प्लस माइनस 2E/3। अब आपको देखने में लग रहा होगा ये इससे छोटे हैं, तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर क्वांटाइजेशन थ्योरी फेल हो गई। लेकिन बेटा इसका ये पाए जाते हैं, क्वांटा पाए जाते हैं, ये छोटे भी हैं इसे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, ये एक पैकेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब जैसे एक पैकेट है, उस पैकेट में क्या होगा, एक E/3 होगा और एक 2E/3 होगा। तो ये पैकेट के फॉर्म में होंगे। जैसे अगर यहाँ माइनस E/3 है तो यहाँ माइनस 2E/3 होगा। मतलब ये है तो, लेकिन फ्री स्टेट में नहीं है। तो इसका सम अभी कितना आ रहा है, E, यानी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। क्वांटा पाए जाते हैं E/3 2E/3, मतलब ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, पैकेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। और एक पैकेट का टोटल सम E हो जाता है। इसका मतलब अभी भी स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज ऑफ क्या है, E है। इसीलिए बेटा क्या होता है, इसीलिए हम ये कहते हैं बेटा कि अभी भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज E है और वो क्वांटाइजेशन थ्योरी फेल नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 4, और वो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, जो चार्ज होते हैं वो कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज आर कंजर्व। बेटा आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम ये पढ़ते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही बेटा करता है चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज भी मतलब क्या है बेटा, चार्ज भी क्या है, कंजर्व है। इसका मतलब चार्ज को ही हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कहीं पे कितना चार्ज गायब होगा तो दूसरा कहीं पे उतना ही चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। जैसे एनर्जी को ही ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैसे ही बेटा ना ही चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल यूनिवर्स का चार्ज है, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। मतलब यूनिवर्स में टोटल सम ऑफ जितना भी चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है। ठीक है, उसको ना ही हम बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, बस हम कर क्या रहे हैं, इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर पाते ना ही डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। जो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी है वो कंजर्व है, हम क्या कर रहे हैं, खाली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वैसे सिमिलरली एनर्जी की तरह चार्ज भी होता है बेटा। चार्ज क्या है, कंजर्व है। चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यानी कहीं पे आपने कोई भी रिएक्शन लिखी, अगर आपका कोई चार्ज एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन गलत है, जो कि आप कभी भी कोई चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। तो कंजर्वेशन ऑफ थ्योरी क्या कहती है बेटा, कंजर्वेशन थ्योरी कहती है चार्ज आर neither be create and nor be destroyed। तो चार्ज neither be created nor be destroyed। तो ये कंजर्वेशन थ्योरी कहती है बेटा चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब क्या है बेटा, केवल क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफ़र from one body to other body। hence total charge of universe remain conserve। ठीक है बेटा, तो यानी टोटल चार्ज जो यूनिवर्स का होगा कंजर्व होगा। मतलब चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है, उसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। मान लिया बेटा ये कोई आइसोलेटेड का मतलब होता है इसका बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये बॉडी ए है, ये बी है। ठीक है बेटा, इस पर चार्ज Q1 था, इस पर Q2 था।
ठीक है। बाद में क्या किया बेटा, हमने इनको कांटेक्ट में कर दिया। जब हमने कांटेक्ट को कर देंगे जिस इनको, तो क्या हो जाएगा बेटा फाइनली, इस पे चार्ज मान लो Q1 डैश हो जाएगा, इस पे Q2 डैश हो जाएगा। तो होगा क्या बेटा, क्योंकि ये बॉडी क्या है, चार्ज कंजर्व है, यानी हम एक बात तो हमेशा कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 हमेशा किसके बराबर होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा। मतलब इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, जो कि चार्ज कंजर्व है। क्योंकि टोटल सम ऑफ चार्ज जो पहले था वही बाद में रहेगा, भले इधर इससे कुछ इसमें चला गया होगा, कुछ ट्रांसफ़र हो गया होगा इधर से उधर, ये जिसका जब आपको पता है दो बॉडी कनेक्ट करते चार्ज फ्लो करता है। अब इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों फ्लो करता है, कब तक फ्लो करता है, वो बाद में बात करेंगे। अभी ये समझ लो बस, मान लो Q1 Q2 था, बाद में कुछ चेंज होगा जो कि चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन अभी भी सम ऑफ चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा, जो कि चार्ज ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी इनिशियल और फाइनल चार्ज हमेशा सेम होंगे। यानी इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो आप हमें आग बन करके ऐसे बना ही सकते हैं, ये चार्ज क्या है, कंजर्व है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5। अगली प्रॉपर्टी कहती है बेटा, चार्जेस आर इनवेरिएंट। जो चार्जेस होते हैं बेटा, चार्जेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है बेटा रिलेटिव फ्रेम से, मतलब फ्रेम से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब चार्ज पे फ्रेम का इफेक्ट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब बेटा चार्ज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब आप चार्ज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आप ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज इनवेरिएंट होते हैं, ठीक है, उनका इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं, मतलब कि आसान हो जाएगा क्वेश्चन, जो कि अगर फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा तो आपको, मतलब आप चाहे मूविंग बॉडी से ऑब्जर्व करें चाहे स्टेशनरी बॉडी से ऑब्जर्व करें, बात सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा होता है कि अगली प्रॉपर्टी की चार्जिंग कैसे की जाती है। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अब बेटा देखो, एक बात आपने देखी होगी, चार्जिंग कैसे होती है। चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो बेटा अभी मैंने बताया था, कोई भी आइटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे दूसरे में 8 होते हैं, वो सब आपको पता ही होगा। तो बेटा जब हम किसी बॉडी को जैसे चार्ज कर रहे हैं, जैसे अगर हम किसी बॉडी से चार्ज कर रहे हैं तो बेटा क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो चार्जिंग किसके थ्रू होती है, तो बेटा चार्जिंग हम इलेक्ट्रॉन के थ्रू करते हैं। उसका रीज़न कैसे बेटा देखो, जैसे कोई एक, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेटा, सोडियम होता है, क्या होता है 281 होता है, आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव बन जाता है। क्यों ऐसा हुआ बेटा, क्योंकि सोडियम क्या था बेटा, शुरुआत में न्यूट्रल था, मतलब उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर। कोई भी आइटम इनिशियली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो जब उससे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो निगेटिव कम हो जाता है, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, यानी वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। उसी तरीके से बेटा जैसे Cl होता है, वो क्या होता है 287, ये इलेक्ट्रॉन जब तुम इसको देते हो तो ये क्या बन जाता है, Cl निगेटिव। क्यों, शुरुआत में ये न्यूट्रल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन जब तुमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, वो निगेटिव हो गया। तो यानी पॉजिटिव कब हुआ बेटा, व्हेन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिव कब हुआ बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी बेटा कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होती है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज कब होगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज कब होगी बेटा, व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिवली चार्ज कब होगी, ऐड इलेक्ट्रॉन। मतलब जब भी कभी किसी बॉडी की हमें चार्जिंग करनी होती है तो हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। और अब बात आएगी कि कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रोटॉन का यूज़ क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ही का क्यों करते हैं। तो उसका रीज़न है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, और आउटर ऑर्बिटल में रोटेट कर रहा है और प्रोटॉन अंदर है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, जैसे यहाँ पे देखो 281, तो बाहर वाला ऑर्बिटल
खुद ही बाहर निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। तो उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन निकालने जाओगे तो आपको बहुत एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज के ट्रांसफर से चार्जिंग नहीं करते हैं। इसलिए चार्जिंग किसकी होती है बेटा? चार्जिंग इज डन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चार्जिंग होती है वो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से की जाती है। क्लियर है बेटा? तो ये बेटा अभी हमने बात करी कुछ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, तो एक बार फिर से सुन लेते हैं बेटा। मैंने क्या कहा? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। यानी अभी हम वो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो चार्ज अपने रेस्ट पे जनरेट करता है। तो पहले बेटा हमने पढ़ा चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, एक्सलेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन जनरेट करता है। उसके बाद बेटा हमने बड़ा चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, मतलब उसकी इंटरनल खुद की प्रॉपर्टी होती है। आप चार्ज ये नहीं बता सकते चार्ज किससे मिलकर बना, वो खुद की प्रॉपर्टी, जैसे मास होता है। अब चार्ज बेटा दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव नेगेटिव किसने कहा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। क्यों कहा? जो कि वो एल्जेब्रिक बिहेव करता है। एल्जेब्रा में दो अपोजिट चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज क्या होता है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या होते हैं? क्वांटाइजेशन होते हैं। मतलब क्वांटाइजेशन मतलब आप समझ गए, किसी बॉडी पे चार्ज होता है वो ई का इंटीजर मल्टीपल होता है। अब स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज क्या ई है, उससे छोटे हो सकते हैं, हाँ क्वांटा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? +-e/3 +-2e/3, बट वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद बेटा क्या? चार्ज कंजर्व होता है, मतलब चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी इनिशियल और फाइनल चार्ज हमेशा क्या होगा किसी बॉडी पे? हमेशा सेम रहेगा। कोई भी दो आइसोलेटेड बॉडी है उनका इनिशियल और फाइनल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। और उसके बाद बेटा आया क्या? चार्ज इनवेरिएंट होते हैं, मतलब उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद बेटा चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन और या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन द बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज, व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे बेटा। ठीक है, तो ये बेटा था क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब बेटा हम पढ़ेंगे क्या? मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा? मेथड ऑफ चार्जिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। थैंक यू।